जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धन। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 45 है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ही मददगार साबित होगी। साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। आपको बताना है कि जो रागड़ी बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है। मध्य प्रदेश में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है या फिर केरल में बोली जाती है। तो देखिए, जो आपकी रागड़ी बोली है ये मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आपकी निमाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी? निमाड़ी बोली बोली जाती है मध्य प्रदेश में। अगर उत्तर की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपकी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की बोलियां बोली जाती हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या? हरियाणा। जो आपकी रागड़ी बोली है ये हरियाणा में बोली जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बघेली किस क्षेत्र की बोली है। आपको बताना है कि बघेली किस क्षेत्र की बोली है। तो आप सभी को पता है कि आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है पूर्वी हिंदी। किससे? अर्धमागधी जो अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है आपकी कौन सी? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी जो है आपकी, इसकी कितनी उपबोलियां हैं? 3 उपबोलियां हैं पूर्वी हिंदी की। कौन कौन सी? एक तो आपकी अवधी है, दूसरी आपकी बघेली है, तीसरी आपकी छत्तीसगढ़ी है। तो जो आपकी ये बघेली बोली है ये आपकी पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। और ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपके जबलपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देही। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। इन पंक्तियों का जो अर्थ हो जाएगा कि कैकेयी के जो कटु वचन हैं, कैकेयी जो कटु वचन बोल रही हैं, उन वचनों से ऐसी पीड़ा का संभावना हो रही है, ऐसी पीड़ा महसूस हो रही है जैसे कि जले हुए शरीर पर कोई नमक छिड़क रहा हो। इस पंक्तियों का यही अर्थ है। और देखो, जहाँ पर आपको मानहु, जानहु, जनऊ ये सारे शब्द आपको मिले, वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसमें क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना हो। जहाँ पर आपके उपमेय में उपमान की संभावना हो या फिर जनहु, जानहु, मनहु, मानहु ऐसे शब्द आपको मिले तो आप समझ जाइएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा के प्रथम चरण में, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इसको ऐसे भी पूछ सकता था कि इसके विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इसे जो छंद होते हैं आपके छंद, उनमें विषम चरण और सम चरण भी मतलब कह देते हैं, या फिर प्रथम चरण या द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण ऐसे भी कह देते हैं, है ना। प्रथम चरण यानी कि विषम चरण, सम चरण कौन हो जाएगा? आपका दूसरा चरण। क्लियर। तो देखो, जो सोरठा होता है आपका, सोरठा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका कि सोरठा का उल्टा छंद कौन सा होता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। या फिर सोरठा का विपरीत तो कौन सा होता है आपका? दोहा। सोरठा का अगर विपरीत पूछ लिया जाए तो दोहा हो जाएगा। और सोरठा में जो प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं, सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं प्रथम और तृतीय चरण में, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। यहीं पर दोहा की बात करें तो दोहा के प्रथम चरण में 13 हो जाएंगी और द्वितीय चरण में 11 हो जाएंगी। इसलिए सोरठा को दोहा का विपरीत कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या?
11 है। सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से रश्मि रथी किसकी रचना है? आपको बताना है कि रश्मि रथी किसकी रचना है। महादेवी वर्मा की हो जाएगी? नहीं भाई। जयशंकर प्रसाद की है? नहीं। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल सही आंसर है। जो रश्मि रथी आपकी रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। दिनकर जी की एक और भी रचना है उर्वशी, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भाववाचक संज्ञा को कितने प्रकार के शब्दों से बनाया जा सकता है? जो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है इसको कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनाया जा सकता है? तो देखो, जो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है इसको आप एक तो जातिवाचक, जो आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है उससे बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से, है ना। दूसरा है आप इसे सर्वनाम से बना सकते हैं। तीसरा आप इसे विशेषण से बना सकते हैं। चौथा आप इसे क्रिया से बना सकते हैं। पांचवा आप इसे अव्यय से बना सकते हैं। तो कितने प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं आप भाववाचक संज्ञा को? तो आप बता देंगे कि भाववाचक संज्ञा को हम 5 प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेता का बहुवचन क्या होगा? बता दो भाई, आपको नेता का बहुवचन बनाना है। नेताजी हो जाएगा, नेता हो जाएगा, नेताएं हो जाएगा, या फिर नेता हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि जो नेता का बहुवचन होता है वो नेता ही होता है। नेता हो गया आपका, समाचार हो गया, समाचार का अगर बहुवचन बनाने के लिए आएगा तो समाचार ही होगा। इसके बाद चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। आंसू, आंसू खुद में ही बहुवचन होता है। आंसू का अगर बहुवचन के लिए बताया जाए तो आंसू ही होगा, है ना। इसी तरह बाल भी आपका हो जाता है ना। तो ये जो शब्द होते हैं इनका बहुवचन यही रहते हैं। क्लियर, चेंज नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए किया जाता है वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? आपको इसका आंसर करना है। आप शब्द, जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग आप खुद के लिए करें, स्वयं के लिए करें, तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है आपको बताना है। तो देख लो भाई, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे सर्वनाम के प्रकार पूछे जाएं तो आप बता देंगे 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। उसी में एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, जिसमें से एक आपका अन्य पुरुषवाचक होता है, एक आपका उत्तम पुरुषवाचक होता है, एक मध्यम पुरुषवाचक होता है ना। और जब आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो निजवाचक सर्वनाम में करते हैं। किस प्रकार के सर्वनाम होता है वहाँ पर? कौन सा होता है सर्वनाम आपका? निजवाचक सर्वनाम। क्लियर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है। तो देख लो, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई क्रिया विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, है ना। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है गलत, तो यही आपका गलत है। दूसरा देख लो, रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से? एक आपका सकर्मक हो जाएगा और दूसरा आपका अकर्मक हो जाएगा, है ना। इसके बाद संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ये बात देखो इसने सही कही है। यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, बिल्कुल सही। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है, एकदम सही। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? आपको बताना है कि किस वाक्य में आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखो, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो वहाँ पर होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है ना।
तो देख लो, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ये नहीं है आपके क्वेश्चन का आंसर। सोहन पत्र लिखता, ये भी नहीं है। बारिश तेज हो रही है, ये भी नहीं है। पिताजी पुत्र से बाइक धुलवा रहे हैं, बिल्कुल ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पिताजी करता है और ये स्वयं कार्य ना करके पुत्र से करवा रहे हैं। बाइक भैया आपसे धुलवा रहे हैं, खुद काम नहीं कर रहे हैं ना। जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से काम करवाता है, वहाँ पर होता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। सो साथियों, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास यदि आपको पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।